हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीरो आईएएस। दोस्तों, आप लोग के डिमांड पे इकोनॉमी के आज हम लोग टॉप 500 प्लस एमसीक्यू का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोर्स जो है आज और कल 2 दिन मिला के 500 एमसीक्यू कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर देने का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल मेरे साथ। मेरा नाम राहुल बरनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये कोर्स आपका यूपीएससी प्रीलिम्स जो 28 मई को होने वाला है उसके लिए ज़रूरी है ही। साथ ही साथ यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है 2 जुलाई को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, दूसरी तरफ जो है आपका हिंदी का पीडीएफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो दिल्ली में एक फेमस टीचर हैं इकोनॉमी के, वो हर साल प्रीलिम्स से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट निकालते हैं, तकरीबन 550 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करंट अफेयर इकोनॉमी का जो भी साल में न्यूज़ में रहा 1 से 1.5 साल में, और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सभी चीज़ कंपाइल होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर इसी को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझ लेंगे, ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे, तो आपको इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। और लगभग आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, जैसे प्रीलिम्स में जो 25 क्वेश्चन के आसपास आता है, 20 से 25, ईपीएफओ में आपका आता है 10 से 12 क्वेश्चन, तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इकोनॉमी का करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन में दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन अगर आता है इकोनॉमी से, तो मतलब समझिए 1/4 के आसपास आता है, या 1/5 के आसपास 20 क्वेश्चन अगर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सेक्शन, है ना। तो मेरे द्वारा जो बताया गया एक्सप्लेनेशन है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, हमारा एक तरफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन क्या है कि इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, तो ऑनलाइन ट्रांसलेट करवाया है या खुद से किया है, तो बस आप समझिएगा, आपको वर्ड इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ेंगे तो मीनिंग आपको निकल जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कौन सा हिस्सा है दोस्तों? भारत का जीडीपी का हिस्सा। तो भारत का जीडीपी का कौन सा हिस्सा होता है? जो भी भारत का, याद रखिएगा, टेरिटरी में होता है। और कौन सा टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो भी भारत के घरेलू क्षेत्र में होता है। तो घरेलू क्षेत्र मतलब भारत का सिर्फ बाउंड्री नहीं है, जैसे अगर इंडिया है तो यही घरेलू क्षेत्र नहीं, ये तो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में आते हैं कि भारत का अगर राजदूत अगर कहीं पे है, या भारत का अगर मान लीजिए एरोप्लेन है, उड़ रहा है कहीं आकाश में, या कहीं दूसरे देश में लैंड किया हुआ है ना, वो सब भारत का क्षेत्र है दोस्तों। तो भारत के क्षेत्र में से जो भी चीज़ होगा वो भारत के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्र होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर किसी बाहर देश का, जैसे अमेरिका का एम्बेसी, राजदूत अगर इंडिया में है, तो वो इंडिया का क्षेत्र नहीं है, वो अमेरिका का घरेलू क्षेत्र में आएगा, समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल बाउंड्री और डोमेस्टिक बाउंड्री में डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जो हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि अगर इंडिया का ये मैप है तो वो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है, लेकिन इकोनॉमिक में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का यूज करते हैं, घरेलू क्षेत्र का यूज करते हैं, जो सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है, बल्कि दोस्तों वो सारे चीज़ होता है जहाँ पे इंडिया का वर्चस्व होता है, प्रभाव होता है। भारत का अगर राजदूत है अमेरिका में, तो भारत का टेरिटरी होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर अमेरिका का राजदूत अगर इंडिया में है, तो वहाँ पे भारत को कोई कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीज़ फाइनल गुड्स या वस्तु, सामान या वस्तु उत्पादन होगा, प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहला है एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसी एंड कंसल्टेट इन अदर कंट्री। बोल रहा है कि अन्य देशों में भारतीय दूतावासों में गतिविधियां या वाणिज्य दूतावास, मतलब भारत का अगर दूतावास कहीं है विदेश में, तो मैंने बोला वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों। फिर बोल रहा है एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज।
दो विभिन्न देशों के बीच में एयर इंडिया की सेवाएं। दोस्तों थोड़ा अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। दो के बीच एयर इंडिया की सेवाएं विभिन्न देश, तो ऐसा तो नहीं होगा दो विभिन्न देश के बीच में एयर इंडिया की सेवाएं। तो मैंने बताया था मान लीजिए अमेरिका है, इंडिया है, इनके बीच में एयर इंडिया का अगर फ्लाइट उड़ रहा है दोस्तों, तो चूँकि वो एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो इंडिया का है ना, तो वो कहीं भी रहे, अगर मान लीजिए अमेरिका में भारत का एयर इंडिया का फ़्लाइट लैंड किया हुआ है तो अमेरिका ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा है, बोल सकता है क्या? नहीं, वो किसका है? भारत का है। तो उसके वो जो भी टिकट बेचेगा या जो भी पॉपकॉर्न पिज़्ज़ा बेचेगा फ़्लाइट के अंदर, वो इंडिया के सर्विस में होगा काउंट, दूसरा भी होगा। फिर बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर मतलब जैसे भारत का मैप अगर देखेंगे तो खुला समुद्र है उसको इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं, जो होता है आपका 200 किलोमीटर तक, ठीक है, उसको इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं। तो वो भी इंडिया का ही, अगर वो वहाँ पे किसी देश ने क्लेम नहीं किया है कि ये मेरा है, तो वो भी इंटरनेशनल वाटर जो है वो भारत का होगा दोस्तों। तो ये भी होगा इंडिया का जीडीपी में कैलकुलेट। फिर बोल रहा है परचेज ऑफ इंडिया टिकट्स बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। बोल रहा है विदेशियों द्वारा भारत में मूवी टिकट की खरीद। तो अगर दोस्तों कोई अगर बाहर से आदमी विदेशी आ रहा है भारत में मूवी टिकट खरीद रहा है, तो वो मूवी टिकट कौन बनाया है? इंडिया बनाया है, इंडिया के टेरिटरी में हो रहा है कि नहीं? तो ये भी दोस्तों होगा, ठीक है। तो तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, तो चारों ऑप्शन होगा। तो मेरा चारों ऑप्शन कौन है दोस्तों? ए ऑप्शन तो बोल रहा है ओनली वन, बी बोल रहा है 1 2 3, है ना। तो देखिए दोस्तों पहला दूसरा तीसरा चौथा सही, सब सही था। हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, ये भी सही है और हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, फिर से जीडीपी का क्वेश्चन है। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इट इज़ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। बोल रहा है सभी फर्म मतलब इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री द्वारा जोड़े गए जितना भी वैल्यू होता है, मूल्य होता है, उसका अर्थव्यवस्था में उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था जीडीपी बराबर क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब जितना भी वैल्यू एड होता है उसको जोड़ देते हैं। एक ये निकालने का तरीका है। दूसरा एक एक्सपेंडिचर, खर्चा के मेथड से भी जीडीपी निकालते हैं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी बताया था। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इससे भी निकलता है। तीसरा तरीका है इनकम मेथड से निकालने का, आई मेथड से। वो कैसे निकलता है? वेज, जो भी तनख्वाह है सबको जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट, ब्याज जोड़ दीजिए, इनकम जोड़ दीजिए, प्रॉफिट, लाभ जोड़ दीजिए, और रेंट, रेवेन्यू, ये से भी निकलता है। वेज, इनकम, प्रॉफिट एंड रेंट, इससे भी निकलता है। इसी को प्रोडक्शन का चार उत्पादक बोलते हैं ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब ज़मीन, तो ज़मीन से क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेज। कैपिटल को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, है ना। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरप्रेन्योरशिप जो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये कौन सा मेथड है दोस्तों? प्रोडक्शन मेथड है। तो तीन मेथड से जीडीपी हम लोग निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला इट इज़ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स, तो सही है, सभी फर्म्स द्वारा जोड़े गए वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, सही है पहला। दूसरा बोल रहा है यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। तो जीडीपी का फार्मूला ही है, डेफिनेशन ही है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, है ना। तो ये भी है सही। तीसरा है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो मैंने ये बताया, ये वाला है क्या? यही तो है ये, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वही दिया है। तीसरा भी सही है, ठीक है। चौथा है इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यही है, वेज, इनकम, प्रॉफिट और रेंट, है ना। तो चौथा भी सही है जीडीपी निकालने का। तो कौन सा सही है दोस्तों? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो डी का क्या होगा? सभी, ठीक है। तो देखिए ये जो कथन है ना, ये वाला, ये मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि बोला सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो बोला कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है जो मेथड से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल रहा है जी। लेकिन एक्स माइनस एम तो इसने लिया ही नहीं, खाली सी प्लस आई प्लस जी को जोड़ने से जीडीपी थोड़ी मिलता है। एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, इंपोर्ट को घटाते हैं। तो आयात को जोड़ेंगे, निर्यात को घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को जोड़ के इंपोर्ट को घटाएंगे। तो तीसरा मेरा गलत होगा, है ना।
ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है, तो मेरा ऑप्शन क्या सही निकला, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा 2 का आंसर होगा दोस्तों सी। अगला देखते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहा है कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट। बोल रहा है पूंजीगत वस्तु वो वस्तु है जो इनपुट में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पूंजीगत वस्तु का सिंपल सा डेफिनेशन है कि पूंजीगत वस्तु जो होता है फाइनल गुड्स होता है, इनपुट में भी प्रयोग होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन उपभोग नहीं होता, मतलब वो ख़त्म नहीं होती है। जैसे अगर मैगी हम बना रहे हैं दोस्तों, तो मैगी के लिए मशीन चाहिए, तो मशीन एक कैपिटल गुड्स है, मशीन यूज होगा बनाने में, लेकिन उसका उपभोग नहीं होगा, मतलब मशीन घिसेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम है कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु दोस्तों। ठीक है, और वो हमारा फाइनल गुड्स होता है, जो अंतिम वस्तु होता है दोस्तों, वो दो होता है, एक होता है कंजम्पशन जिसको आप खा लोगे, और एक होता है कैपिटल जो कंज्यूम नहीं होगा। जैसे मान लो आपने ख़रीदा दोस्तों टीवी, तो टीवी ख़रीदा तो उसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, खा नहीं रहे हैं, लेकिन उसका सेवा का तो उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूम हो रहा है। लेकिन वही अगर टीवी लगा हुआ है दोस्तों रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट वाला आदमी खुद के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि आपको सर्विस देने के लिए रखा है, टीवी दिखाने के लिए, है ना। तो कैपिटल गुड्स वो वस्तु होता है, वो फाइनल होता है, सबसे पहले ये ध्यान देना है। और दूसरा, ये कंजम्पशन में उपयोग होता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, इनपुट में यूज होगा लेकिन कंज्यूम नहीं होगा। समझ में आया? तो कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स सही बात है, लेकिन नॉट यूज्ड है इनपुट नहीं। अभी हमने देखा मशीन बनाने में यूज़ किया, मैगी बनाने में यूज़ किया, तो पहला गलत होगा। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स, क्या ये कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होता है, मध्यवर्ती गुड्स होता है? नहीं, मैंने बताया वो फाइनल गुड्स होता है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है दोस्तों? मेरा ना तो एक सही है ना तो दो, तो डी वाला सही है। ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। तो मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको बताते जा रहा हूँ वो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या बताया अभी तक कि जीडीपी होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है, तो जो भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हो गया। ये 3 मेथड बता दिया कैलकुलेट करने का, वो आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु बता दिया कि फाइनल होता है और इसका जो है कंजम्पशन नहीं होता है, इनपुट में यूज करेंगे और ये फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु को कैपिटल गुड्स नहीं बोलते हैं। बस इतना चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडिया जीडीपी। बोल रहा है इंडिया के जीडीपी में क्या चीज़ कैलकुलेट नहीं होता है, गणना नहीं किया जाता है? इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी और पुनः निर्यात। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया के जीडीपी में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र है, वो 30% है। क्यों बोलते हैं? कैलकुलेट हो रहा है तभी तो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि यार इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ ही दो, इनफॉर्मल सेक्टर कैलकुलेट होता है जीडीपी में। समझ में आया कि जीडीपी का सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी फाइनल गुड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, तो पहला मेरा जो है कैलकुलेट होता है। अब पूछा क्या गणना नहीं होता है, तो पहला नहीं होगा क्योंकि पहला कैलकुलेट होगा। और री एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कुछ चीज़ इंपोर्ट किए, ठीक है, मान लो चाइना से हम लोग बना दिए कोई ईयरफोन लिए, ठीक है, और उसमें ईयरफोन में कुछ चीज़ जोड़ जाड़ दिए और फिर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों तो ये भारत के जीडीपी में कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि इंडिया क्या इसमें वैल्यू ऐड कर रहा है। मान लीजिए हमने कोई ईयरफोन लिया और उसका स्पीकर ख़राब था, बाहर से मंगाया, और स्पीकर उसका अच्छा नहीं था, तो हमने स्पीकर चेंज करके अपना अच्छा स्पीकर लगा के और इसको बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया ये तो हमने वैल्यू ऐड किया ना, हमने 10 रुपये का सामान मंगाया था, वैल्यू ऐड किया 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये वैल्यू ऐड हुआ ना। तो वैल्यू एडिशन अगर कर रहे हैं तो जीडीपी में तो कैलकुलेट होगा। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट नहीं होता है, तो री एक्सपोर्ट भी जो होता है कैलकुलेट होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी, ना तो एक सही है ना तो दो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है इफ़ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर भारत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रहा है दोस्तों, आर्थिक विकास हो रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अवश्य रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है। ठीक है, बोल रहा है रियल जीडीपी विल इंक्रीज, रियल जीडीपी बढ़ेगा दोस्तों। रियल जीडीपी का मतलब जो जीडीपी महंगाई को दरकिनार करके कैलकुलेट होता है, मतलब महंगाई को इसमें हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं। फिर बोल रहा है नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, मतलब उसको महंगाई उसको कैलकुलेट किए हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज, रियल जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा, वास्तविक जीडीपी का विकास दर बढ़ेगा, और बोल रहा है रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान दे दो कि भैया कि रोजगार बढ़े, जीडीपी क्या होता है,
फाइनल गुड्स और सर्विस का वैल्यू। तो इसमें गुड्स और सर्विस बढ़ रहा है, कोई ज़रूरी है क्या कि रोज़गार बढ़ेगा? मशीन से हो सके कैलकुलेट किए निकाले होंगे, मशीन से प्रोडक्शन किए होंगे, तो चौथा तो नहीं होगा। ठीक है, रोजगार सृजन नहीं होगा, तो मेरा डी ऑप्शन चला गया। ठीक, अब देखते हैं वास्तविक रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या होता है जी दोस्तों? वास्तविक जीडीपी में हम लोग मूल्य जो लेते हैं, मूल्य समान रहता है, मतलब मूल्य में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो हमको अभी जीडीपी निकालना है 2022 में कि इंडिया का रियल जीडीपी कितना है, तो इंडिया का जो भी सामान का मूल्य कब का लेंगे? तो बेस ईयर का लेंगे, आधार वर्ष का। मान लो आधार वर्ष 2011-12 है, तो आधार वर्ष का सामान का मूल्य लेंगे। मतलब इसमें हम लोग महंगाई को ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि आधार वर्ष में जो हमारा पैसे का मूल्य था सामान का, वही लेंगे। जैसे 1 किलो आटा का मान लो हमको निकाल, मान लो इंडिया भी जो है 5 किलो आटा प्रोड्यूस कर रहा है, और अभी मान लो आटा का रेट है 40 रुपया, तो जीडीपी क्या होगा? सामान कितना हम लोग प्रोडक्शन करें और कितना हम लोग उसका मूल्य है, तो कितना होगा? 200 रुपये। 5 × 40 200 रुपये। तो अगर ये जो 200 रुपये आया है वो जीडीपी आया है, कौन सा? उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी अभी के समय से निकाले हैं, मतलब अभी का सामान का क्या मूल्य है वो, कि 2022-23 में कितना मूल्य था, तो 40 रुपया। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलूँ कि इसका वास्तविक जीडीपी निकालो, तो आधार वर्ष का आप लेंगे कि आधार वर्ष में आटा का कितना रेट था। तो मान लो आधार वर्ष हमारा मान लो 2011-12 है, तो उस समय मान लो 20 रुपये था। तो 20 रुपये के हिसाब से अगर जीडीपी कैलकुलेट करोगे अभी का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी। तो 20 × 5 कितना हो गया? 100। तो 100 रुपये मेरा आया रियल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी होता है अभी के रेट का के हिसाब से मूल्य। ठीक है, तो अगर भारत अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, तो रियल जीडीपी डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, रियल जीडीपी डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रियल जीडीपी में आधार वर्ष कर लेते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं? तो मतलब सामान ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी तो भैया ऐसे भी बढ़ सकता है ना। जैसे मान लो उस समय आटा का रेट जो था 20 रुपये था, तो उस समय भी मान लो इकोनॉमी में 5 किलो ही आटा होता था, तो उस समय जीडीपी कितना आता? 100 रुपया। मान लो अभी भी इकोनॉमी में जो है आटा प्रोडक्शन घट गया, तो आटा मान लो 2.5 किलो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन सामान का रेट हो गया 50। तो अगर निकालेंगे जीडीपी तो आएगा 50 × 2.5 आएगा 125 रुपया। तो देखोगे जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन क्या आर्थिक विकास हुआ? नहीं हुआ, इसमें तो मूल्य बढ़ गया। तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा कह नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा मेरा नहीं होगा दोस्तों, और पहला होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा 5 का ए। ठीक है, और रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा रियल जीडीपी का, ये भी नहीं बोल सकते कि जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगा रियल जीडीपी का, बस ये बोलेंगे कि रियल जीडीपी बढ़ेगा अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो दोस्तों। तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। बोल रहा है इफ़ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। अगर कोई देश आर्थिक मंदी हो रहा है, मंदी मतलब क्या कि सामान का रेट घट गया बहुत ज़्यादा, जितना होना चाहिए था, मतलब जीडीपी का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गया, उसी को मंदी बोलते हैं। ठीक है, तो मंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर कोई देश मंदी हो रहा है तो क्या उसका बोला डिक्रीज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का घटेगा। फिर बोला नॉमिनल जीडीपी घटेगा, या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी घटेगा, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए मंदी हो रहा है मतलब क्या कि सामान का रेट अगर 10 रुपये था, तो सामान का रेट 12 रुपये नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? 8 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो रियल जीडीपी घटेगा दोस्तों, क्योंकि महंगाई इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए। ठीक है, वास्तविक जीडीपी में कमी। नॉमिनल जीडीपी में कमी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तब मैंने बताया तब भी घट सकता है, क्योंकि इसमें मूल्य जो होता है वो इस साल का लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। रियल जीडीपी हमें इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखता है, तो अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा हुआ है तो इसका मतलब महंगाई उसमें है ही नहीं। तो जो भी मूल्य है वो बेस ईयर का है, आधार वर्ष का है, तो आधार वर्ष का मूल्य में कमी हो जाना मतलब मंदी आना है ना। तो 6 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी देश की राष्ट्रीय आय, तो देखिए दोस्तों दो होता है, एक सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं, और एक बोलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो निवल राष्ट्रीय आय क्या होता है दोस्तों? निवल राष्ट्रीय आय होता है एनएनपी
एट मार्केट प्राइस। मतलब अगर हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर बाज़ार की कीमत में निकालें तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। ये आप याद कर लीजिएगा, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो आंसर होगा दोस्तों 6 का बी, सॉरी 7 का होगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रॉस नेशनल इनकम। तो सकल राष्ट्रीय आय के संबंध में हम लोग को बताना है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोल रहा है इट इज़ द इनकम अर्नड बाय द कंट्री रेसिडेंट, भारत के निवासियों के द्वारा अर्जित आय है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बस उसमें ये चीज़ देखते हैं कि वो प्रोडक्शन कौन कर रहा है। अगर प्रोडक्शन भारत का आदमी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग भारत के राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी में क्या देखे थे, जीडीपी में ये देखे थे कि भैया वो कहाँ पे हो रहा है। अगर वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, घरेलू क्षेत्र में हो रहा है, तो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि भारत का आदमी उसको प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन कर रहा है भारत का आदमी और कहीं भी कर रहा है तो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो इंडिया है और कोई बॉलीवुड मूवी बन रहा है विदेश में, तो अगर ये इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत का टेरिटरी नहीं है, तो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये भारत का आदमी कर रहा है तो इंडिया का राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा। समझ में आया? तो पहला सही होगा क्योंकि ये देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय है, मैंने बता दिया। फिर बोल रहा है इट इज़ द इनकम अर्नड बाय द कंट्री रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बोथ। बोल रहे हैं ये देश के निवासियों और गैर निवासियों। तो मैंने बताया दोस्तों, गैर निवासी जो भी आय अर्जित कर रहा है वो इंडिया के जीडीपी में तो कैलकुलेट होगा क्योंकि इंडिया के टेरिटरी के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है। लेकिन राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ निवासी का ही देखते हैं राष्ट्रीय आय में। तो दूसरा नहीं होगा दोस्तों, तो दूसरा नहीं होगा और पहला होगा। तो मेरा 2 ऑप्शन चला गया, ठीक, सी और डी। अब देखिए बोला इट इज़ कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस बाय एनएसओ। बोल रहा है इसको जो है मार्केट प्राइस पे एनएसओ कैलकुलेट करता है ना। तो ये हमारा गलत होगा दोस्तों, क्योंकि एनएसओ जो है ना कैलकुलेट करता था मार्केट प्राइस पे नहीं, फैक्टर प्राइस पे। फैक्टर मतलब उत्पाद मूल्य पे करता था, फैक्टर प्राइस पे, ना कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 2015 से कैलकुलेट करना शुरू हुआ है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। बोल रहा है कि कैलकुलेट किया जाता है तो अभी किया जाता है, पहले थोड़ी किया जाता था। पहले फैक्टर प्राइस पे किया जाता था, अभी 2015 के बाद मार्केट प्राइस पे। तो तीसरा मेरा गलत होगा। ठीक है, अगर लिखेगा कि प्रेजेंटली अभी फैक्टर प्राइस पे करते हैं तो गलत होगा, मार्केट प्राइस अभी भी करते हैं, सही है ना। बोल रहा है इट इज़ इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जीएनपी अगर निकालना है दोस्तों, तो जीएनपी मतलब राष्ट्रीय आय, या एनएनपी बोली या जीएनपी बोली। तो जीएनपी में से अगर हमको एनएनपी निकालना है निवल, तो क्या होता है, नेट अगर निकालना है तो क्या करते हैं आप, जीडीपी से जीएनपी से आप डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटाएंगे तो आपका आएगा एनएनपी। और उस अगर आपको एनएनपी निकालना है जीडीपी से तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले जीएनपी निकालिए माइनस डेप्रिसिएशन कीजिए। और जीएनपी बराबर क्या होता है दोस्तों, जीएनपी बराबर हमने बताया था, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, मतलब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब भारत का आदमी कितना कमा रहा है बाहर से उसको जोड़ दीजिए, और विदेशी लोग इंडिया से कितना कमा रहे हैं उसको घटा दीजिए, तभी आएगा कि भारत का आदमी कितना कमा रहा है ना। तो इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सही बात है, उसको एनएफआईए बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 8वां होगा उसका डी सही होगा। तो मेरा जो कथन सही है दोस्तों वो 8 का है, बी 1 और 4। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों बताया गया उसको आप ध्यान में दीजिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ आपको, वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है कि फलाना चीज़ क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो आपका पूरा इकोनॉमी रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। तो बोल रहा है जीडीपी कैलकुलेशन में प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्सेस दोनों निकलता है दोस्तों। और बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्विवेलेंट टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, इसमें चारों चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तब जाके फैक्टर इनकम आता है दोस्तों। तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसमें नहीं रहता है, उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप सब रहता है। तो दूसरा तो मेरा ऐसे ही गलत है, ठीक। अच्छा, बोल रहा है कि जीडीपी के कैलकुलेशन में ये सब होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम बेसिक प्राइस पे निकाल रहे हैं, बीपी बेसिक प्राइस पे, तो हम लोग जीवीए फैक्टर प्राइस पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, प्लस इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ते हैं और प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी को घटाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड है जीडीपी कैलकुलेशन। तो ये हो गया बेसिक प्राइस पे अगर निकाल रहे हैं तो जीडीपी फैक्टर प्राइस पे निकाल के प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ के और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाइएगा तो जीवीए बेसिक प्राइस पे निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और फिर जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो ये वाला चीज़ को आप ऐड कीजिएगा, जीवीए बेसिक प्राइस लिखिएगा, जीवीए बेसिक प्राइस पे प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे? प्रोडक्शन टैक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट टैक्सेस और माइनस करेंगे प्रोडक्ट सब्सिडी को। तो याद करिएगा, जब बेसिक प्राइस निकालें तो प्रोडक्शन लिए हैं। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब होता है वो टैक्स जो कितना चीज़ प्रोड्यूस किया उस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो कोई फैक्ट्री लिया है, ज़मीन लिया है, ठीक है, तो ये बताइए कि फैक्ट्री के लिए ज़मीन लिया है तो उस पर वो रेंट देगा, वो इस आधार पे देगा कि कितना हम प्रोड्यूस किए हैं उस पर, या चूँकि हर महीना फिक्स रहेगा। तो जो टैक्स प्रोडक्शन पे नहीं मतलब डिपेंड नहीं करता कि कितना चीज़ प्रोड्यूस किए हो, उस पर हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन सब टैक्सेस, और उस पर जो सब्सिडी सरकार देता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। तो ठीक है, तो बेसिक प्राइस पे निकालेंगे तो फैक्टर प्राइस पे निकाल के प्रोडक्शन वाले को जोड़ दीजिए, टैक्सेस को, और सब्सिडी को घटा दीजिए, ठीक है। और उसी तरह जब हम मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं जीडीपी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम प्रोडक्ट टैक्सेस लेते हैं कि आपने कितना चीज़ बनाया है। तो प्रोडक्ट टैक्सेस होता है जो डिपेंड करता है कि आपने कितना चीज़ बनाया है, और प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आपने जो है डिपेंड नहीं करता है कितना जो है बनाया है, ठीक। तो ये हमारा जीडीपी में कैलकुलेट होता है, हमने बता दिया। प्रोडक्ट भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो आंसर होगा सिर्फ 9 का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, बोल रहा किसी देश का लोगों का कल्याण निम्नलिखित में से किस पैरामीटर द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? बोल रहा है पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे नेट नेशनल इनकम। तो दोस्तों यही होता है, सबसे पहले नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको राष्ट्र का पता चल जाएगा, और चूँकि कांस्टेंट प्राइस पे निकालोगे तो महंगाई इसमें ध्यान में नहीं रहेगा, तब पता चलेगा कि कल्याण हो रहा है नहीं। मान लो आपको नेशनल इनकम निकाले और महंगाई बढ़ गया तो नॉर्मल है कि नेशनल इनकम का ज़्यादा दिखेगा, लगेगा सब अमीर है। लेकिन इन्फ्लेशन अगर हटा दोगे और निकालोगे कांस्टेंट प्राइस पे, तब आपको पता चलेगा कि भैया कितना लोगों का कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है। तो 10 का आंसर होगा ए दोस्तों। बाकी देखते हैं क्यों गलत है। इसमें बोल रहा है जीडीपी में भैया तो भारत का टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, तो उसमें तो विदेशी लोग भी तो काम कर रहा है, तो वो तो होगा नहीं, तो ये कट गया। और करंट प्राइस पे नहीं देखेंगे, क्योंकि करंट प्राइस पे देखेंगे तो महंगाई पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, तो 10 का होगा ए। अगला देखते हैं। बोल रहा है कि देयर इज ए चाइनीज कंपनी, बोल रहा है चाइना की कोई कंपनी है, बिजनेस कर रहा है इंडिया में, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी पार्ट ऑफ। तो जो वो कंपनी लाभ कमा रहा है तो उसको किसका अंग होगा, किसका हिस्सा होगा? क्या वो भारत के जीडीपी का होगा? हाँ होगा, क्योंकि वो कंपनी जो है इंडिया में काम कर रहा है, तो भारत का जीडीपी में कैलकुलेट होगा। क्या वो चाइना के जीएनपी में होगा? जीएनपी मतलब उस देश का नागरिक के द्वारा, उस देश का निवासी के द्वारा। तो चाइना का निवासी ही तो है जो भी इंडिया में काम कर रहा है, वो कहीं भी काम करे, लेकिन राष्ट्रीय आय में जो जीएनपी निकालते हैं दोस्तों, उसमें वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो चाइना का नागरिक कर रहा है। क्या वो भारत के जीएनपी में काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो चाइना का आदमी है, ठीक है। अगर इंडिया का आदमी चाइना में कमा रहा है पैसा, तो क्या वो चाइना के जीडीपी में होगा? होगा। क्या वो चाइना के जीएनपी में होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो चाइना का आदमी नहीं है, इंडिया का आदमी है। लेकिन क्या वो इंडिया के जीएनपी में होगा? हाँ होगा, क्योंकि वो इंडिया का आदमी है। तो आपको जीडीपी में सिर्फ ये देखना है कि वो किस क्षेत्र में कर रहा है, कि वो इंडिया के क्षेत्र में है या दूसरे देश के क्षेत्र में है। अगर इंडिया के क्षेत्र में है तो कैलकुलेट होगा, ठीक है। और जीएनपी में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि